वेलकम फ्रेंड्स, आपके लिए लाए हैं क्लास 10th जो कि साइंस आपका जो 27 तारीख को जो पेपर होने वाला है दोस्तों, उसके लॉन्ग जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लॉन्ग टर्म में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में लाएंगे। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर के आए हैं, तो देखिए और इसको अच्छे से बस इतना रट करके जाइएगा। ये हर साल क्वेश्चन आने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर से याद करके जाइएगा अगर आपको विज्ञान में अच्छे नंबर चाहिए तो दोस्तों आइए देखते हैं कि वे कौन से सारे प्रश्न हैं जिनको आपको रट करके एग्ज़ाम में जाने हैं। तो लीजिए, आपके सामने प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश में काला क्यों प्रतीत होता है। यानी कोई भी अंतरिक्ष यात्री, जब अंतरिक्ष यात्री जो है आकाश में यानी अंतरिक्ष में जब जाता है, ठीक है, तो उसको आकाश काला क्यों दिखता है। ये प्रश्न कई बार हर साल लगभग पूछा जा रहा है, ठीक है, कि अंतरिक्ष जो है, जब कोई अंतरिक्ष में कोई यात्री, कोई भी यात्री जब अंतरिक्ष में जाता है तो उसको आकाश काला क्यों दिखाई देता है। तो आइए इसके उत्तर को समझते हैं। इसका उत्तर है, देखिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन न होने के कारण आकाश काला प्रतीत होता है। बात समझ रहे हैं कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तब सूर्य के प्रकाश प्रकीर्णन न होने के कारण क्या होता है, आकाश काला प्रतीत होता है। अब बताते हैं, आगे समझिए। अंतरिक्ष यात्री जब वायुयान से बाहर पहुंचता है तो उसको आकाश काला दिखाई देता है। यही कारण है। तो ये कारण बस आपकी भाषा में एकदम परफेक्ट आंसर है, और ये आंसर आप लिख करके बस इतना आएंगे, और हर साल ये क्वेश्चंस देखने को मिला है। अगले पॉइंट को समझते हैं। पुनरुद्भवन क्या होता है, ठीक है। पुनरुद्भवन और पूछता है क्या, मुकुलन में अंतर। तो पुनरुद्भवन क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, पुनरुद्भवन पहला पॉइंट इसमें है, इसमें जीवधारी के कटे हुए भाग के नए जीवधारी का निर्माण करते हैं। यानी कहने का मतलब, जो जीवधारी अपने कटे हुए भागों को, जैसे छिपकली क्या होता है, छिपकली अपने पूंछ को, जैसे देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया, जैसे छिपकली जानवरों से बचने के लिए अपनी पूंछ को गिरा देती है, ठीक है। तो यानी पुनरुद्भवन का मतलब सीधा सा ये है कि अपने किसी अस्थि को भंग कर देना, स्वतः भंग कर देना, उस अस्थि को क्या करना, कोई भी एक अंग है अपने अंग को निष्क्रिय कर देना या उसको समाप्त कर देना, फिर पुनः उसकी उत्पत्ति कर लेना ही क्या होता है, पुनरुद्भवन होता है। बात समझ, जिस तरह से छिपकली को अगर आप पकड़ें तो छिपकली क्या होती है, अगर उस अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा करने के लिए अपनी पूंछ काट करके गिरा देती है, और धीरे धीरे फिर उसकी नई पूंछें आ जाती है, वो अपनी पूंछी को उगा लेती है, ठीक है। तो ये होता है पुनरुद्भवन। आइए समझते हैं मुकुलन क्या होता है। मुकुलन में जनक के शरीर के लघु भाग कलिका के रूप में बढ़ते हैं। जो मुकुलन होते हैं क्या होते हैं, जनक के शरीर के लघु भाग, यानी लघु मतलब छोटे भाग, कलिका के रूप में बढ़ते हैं यानी वृद्धि करते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें मुकुलन का क्या होता है, जब पूर्ण वयस्क मुकुल जनक शरीर से पृथक हो जाती है तब नए जीवधारी में विकसित होती है। आई होप ये समझ पा रहे होंगे कि पूर्ण वयस्क मुकुलन जनक शरीर से पृथक हो जाती है तब नए जीवधारी में विकसित होती है। ये चीजें है मुकुलन, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपको रट करके जाना है। देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं के दो गुण बताइए। यानी चुंबकीय या चुंबक के दो गुण पूछता है तो उसको बताना है। ये भी आपको रट कर जाना, हर साल एग्जाम में
पूछा हुआ, आप किसी भी साल का पेपर उठा करके देख लीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक साल ये क्वेश्चंस देखने को मिला होगा। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। पहली बात, दो गुण पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। और दूसरा गुण जो इसका है, देखिए यहाँ भी पहला हो गया, ये दूसरा गुण है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे कभी क्या है, नहीं काटती, एक दूसरे को क्या है, कभी नहीं काटती हैं। तो दो चीजें हो गई कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती और बंद वक्र होती है, तो ये चुंबक के दो गुण हो गए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये अगला प्रश्न है आपके सामने, धमनी एवं सिराओं में अंतर। धमनियों एवं सिराओं में अंतर, चलिए इसको समझते हैं, धमनी एवं सिराओं में अंतर को। देखिए, एक तरफ है धमनी, एक तरफ है सिराएं। धमनी क्या होता है, पहला पॉइंट देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, हर साल पूछा जा रहा है। तो इन प्रश्नों को आप करके जाइएगा, देखिएगा यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, रुधिर, पहला पॉइंट, धमनी क्या क्या है, रुधिर को हृदय से दूर, यानी रुधिर यानी ब्लड कह सकते हैं, खून कह सकते हैं, रक्त कह सकते हैं, दूर विभिन्न अंगों तक ऊतकों को ले जाता है। कौन, धमनी। अगला है रुधिर को, यानी हृदय से। दूसरा पॉइंट है, इसकी दीवार मोटी, पेशी अधिक लचीली व और न पिचकने वाली होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें कपाट नहीं होता, कपाट नहीं होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है, इसमें रक्त अधिक दबाव झटके के साथ तेजी गति से बहता है, यानी धमनियों में रक्त क्या होता है, तेजी से बहता है। अब सिराओं के बारे में देख लेते हैं, ये विभिन्न ऊतकों व अंगों से रक्त हृदय में लाती है, यानी जो ये जो है, देखिए सिराएं क्या है, ये हृदय से रक्त को क्या करती हैं जी, मतलब विभिन्न अंगों से, विभिन्न ऊतकों व अंगों से रक्त हृदय में लाती हैं, यानी जो ऊतकों के माध्यम से ये क्या है, रक्त को हृदय में लाती हैं। लेकिन धमनियां क्या करती हैं, हृदय से दूर ले जाती हैं, किसको, रक्त को, यानी रक्त यानी रुधिर को धमनियां दूर ले जाती हैं और सिराएं पास में लाती हैं। अगला, इसका अगला पॉइंट है, इसकी दीवार पतली, ठीक है, कम पेशी वाली, न के बराबर लचीली और पिचकने वाली होती है। और जबकि धमनियों में मोटी और अधिक पेशियों वाली जो है, और लचीली और न पिचकने वाली होती है इसमें। और लेकिन इसमें क्या है, सिराओं में पचक सकती है, और कम पतली, मतलब दीवार जो है पतली होती है, ठीक है, पिचकने वाली होती है, इस तरह से। तीसरा पॉइंट, इसमें कपाट होता है, लेकिन धमनियों में कपाट नहीं होता है। सिराओं में, इसमें रक्त कम दबाव व धीमी गति से बहता है। सिराओं में धीमी गति से बहता है, लेकिन धमनियों में रक्त कैसे बहता है, तो धमनियों में रक्त आपका बहता है तेजी से। ठीक है, तो आई होप आप सिराएं और धमनियों को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न जो पूछता है आपका, वो है ऊष्मी वियोजन और रासायनिक। ठीक है, वियोजन और आयनिक, उसको समझते हैं। ठीक है, इसमें अंतर पूछता है ऊष्मी वियोजन और आयनिक में। तो आइए ऊष्मी वियोजन और आयनिक में, और वियोजन और आयनिक में अंतर देखते हैं। तो देखिए, ऊष्मी वियोजन क्या होता है, पहला पॉइंट, ऊष्मी वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है, और आयनिक वियोजन विलयन बनाने पर बनता है। यानी आयनिक वियोजन का मतलब समझ लीजिए, वियोजन का मतलब विलयन, यानी क्या है, ये आयनिक वियोजन के विलयन बनाने पर बनता है, और ऊष्मी वियोजन क्या है, ऊष्मा के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है, ऊष्मी वियोजन में उत्पाद उदासीन अणु होता है, यानी ऊष्मी वियोजन का जो
उत्पाद होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। वहीं आयनिक वियोजन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें अणु उदासीन होते लेकिन इसमें क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसमें, आयनिक वियोजन में। तीसरा पॉइंट जो है कह रहा है कि ऊष्मीय वियोजन में उत्पाद पृथक किए जा सकते हैं, यानी ऊष्मीय वियोजन में जो उत्पाद होते हैं उनको अलग अलग देखा जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन आयनिक वियोजन में उत्पाद आयन होते हैं, ठीक है, और इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये कहना है हमारा, ठीक है। तो आई होप आप ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन में अंतर समझ पाए होंगे। अगला पॉइंट जो हमारा है, पीएच मान से आप क्या समझते हैं। जल के हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है, ये प्रश्न है। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए, विलयन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं, यानी पीएच मान कहते हैं, ठीक है। तो पहले प्रश्न का आंसर सिर्फ आपका इतना, ये हर साल देखने को मिलता है, तो ये आप याद रखिए कि पीएच मान से आप क्या समझते हैं, या पीएच मान को स्पष्ट कीजिए। तो बस यही आपको लिखना है कि विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं, ठीक है, या पीएच कहते हैं। जैसे पीएच बराबर -ln10 और H+, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। और नीचे पॉइंट दिया हुआ देखिए, शुद्ध जल में जो दूसरा प्रश्न पूछा है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, यानी शुद्ध जल में जो पूछ रहा है, तो देखिए दूसरे प्रश्न का जो आंसर है वो कह रहा है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रता, ठीक है, 1 गुणे ये 10, ये देखिए 107, 1 गुणे 10/7 मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है। 1 गुणे 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। तो ये चीज़ आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आइए इधर जो प्रश्न दिया है इसको समझते हैं। देखिए, ये प्रश्न दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रमुख उपयोग बताइए, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या बताना है आपको, उपयोग बताना कि इसका उपयोग कहाँ होता है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर देखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्टिक अम्ल का मिश्रण होता है। देखिए ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इसमें क्वेश्चंस लिए गए सारे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रमुख उपयोग बताइए, तो इसका पहला क्या, बेकिंग पाउडर में किया जाता है, जो बेकिंग सोडा एवं टार्टिक अम्ल का मिश्रण होता है। दूसरा पॉइंट, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे देखिए NHCO3, ठीक है, H+ है, देखिए Ht हो गया, H+ है, H+ NH2CO3 और H2O प्लस CO2 अम्ल से बन। तो ये चीज़ें, ये आपकी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को आप याद रखिएगा। और नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, यानी इसको अग्निशामक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। ये लीजिए जी, पोषक क्या होता है, पोषक की आवश्यकताओं क्यों पड़ती है, ये प्रश्न है। ये भी हर साल देखने को मिलता है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको रट के जाना। जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं सारे आपको रट के जाने हैं। तो पोषक क्या है या पोषक की आवश्यकता क्यों होती है, इसको समझते हैं। शरीर को जीवित रखने के लिए कोशिकाओं में निरंतर उपाचय होता रहता है। उपाचय के लिए भोजन या कच्चा माल जीवधारी वातावरण से लेते हैं, इसे पोषक कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन, मरम्मत तथा वृद्धि के पोषक की आवश्यकता
पड़ती है। बस आपको बस इतना ही लिख के आना है और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आपको लिख लीजिएगा कॉपी में, याद कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। ये लीजिए अगला जो पॉइंट है, वेरी वेरी हॉनेस्ट। देखिए ये कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जाइलम और फ्लोएम पदार्थ के वहन में क्या अंतर होता है। देखिए बहुत बार पूछा है जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो देखिए पहला पॉइंट जाइलम का क्या है, जाइलम जड़ से पत्तियों व अन्य भागों से जल तथा घुले लवण का परिहित करते हैं या परिसहित कहते हैं। ठीक है, तो जाइलम का ये काम होता है। फ्लोएम का क्या काम होता है, फ्लोएम भोजन पदार्थों में घुली अवस्था में पत्तियों से पादप के दूसरे हिस्से तक परिवहित करते हैं, यानी ये दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करते हैं। और देखिए जाइलम क्या करता है, जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं और वाहिनियों द्वारा होता है, वहीं फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी या ट्यूबों द्वारा सहचर कोशिकाओं की मदद से होता है। और देखिए जाइलम में जल का परिवहन सरल भौतिक गति उत्सर्जन होता है, लेकिन वहीं फ्लोएम में क्या होता है, स्थानांतरण और एक सक्रिय क्रिया के द्वारा जो है फ्लोएम में इसमें होता है। तो सक्रिय क्रिया है, तो फ्लोएम एक स्थानांतरण एक सक्रिय क्रिया है। तो ये चीज़ें आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फ्लोएम और जाइलम के बारे में आपको पढ़ करके जाना है। अगला जो प्रश्न है कह रहा है संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। ठीक है, और इन तत्वों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब देखिए संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। देखिए आवर्त सारणी में एस तथा पी ब्लॉक के बीच के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, अगर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं बस इतना लिखिएगा। और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा होता है। तो ये बस इतना आपको याद रखना है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, बस इतना आपको याद करना है। आइए उसकी विशेषता अगर पूछता है तो विशेषताओं में क्या लिखते हैं उसको समझते हैं। देखिए विशेषताएं, पहली विशेषता क्या है, ये सभी तत्व धातु हैं, यानी जो भी इसके तत्व होंगे वो सब क्या होंगे, धातु होंगे। दूसरी विशेषता इसकी है ये रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है, कलरफुल होते हैं। तीसरी विशेषता है इन तत्वों के आयन संकर आयन बनाते हैं। इन तत्वों के जो आयन है वो कैसे आयन बनाते हैं, संकर आयन बनाते हैं, क्योंकि इसमें उपकोष पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं। ठीक है, भरे नहीं होते, भरे होते हैं मत लिखिए, भरे नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। लीजिए अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर। आइए समझते हैं श्वासोच्छ्वास क्या होता है और श्वसन क्या होता है। तो पहला पॉइंट श्वासोच्छ्वास का क्या होता है, श्वासोच्छ्वास देखिए यह एक भौतिक प्रक्रिया है और श्वसन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें ऊर्जा नहीं निकलती है, और इसमें ऊर्जा निकलती है श्वसन में। इसमें यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है और यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है, यानी श्वसन की क्रिया जो है कोशिकाओं के अंदर होती है, लेकिन श्वासोच्छ्वास की क्रिया कहाँ होती है, कोशिकाओं के बाहर की जाती है। अगला है इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है और श्वसन क्रिया में एंजाइमों की उपस्थिति में ही हो सकती है, यानी श्वसन की जो क्रिया है वो एंजाइम उसमें होना अति आवश्यक है, लेकिन श्वासोच्छ्वास क्रिया में जो है एंजाइम का होना आवश्यक नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो बने रहिए आप हमारे साथ। ठीक है, कमेंट करिए कि आप और साइंस से इसी तरह से क्वेश्चंस
करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आपके लिए लेकर के आएंगे। दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।